नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान ने इसराइल पर हमला क्या किया कि एक झटके में ट्रंप की भाषा ही बदल गई। ट्रंप को लगा कि धमकी देने से ईरान कदम खींच लेगा, अपने परमाणु ठिकाने पर हमले को सहन कर जाएगा और सेना के चोटी के कमांडरों और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या पर चुप रह जाएगा। CNN ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के हमले को देखते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री कात्ज बंकर में चले गए हैं। इसराइल ने ईरान पर हमला कर उसके सैनिक नेतृत्व को खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद भी उसी दिन ईरान ने जिस तरह से हमला किया है कम भयावह नहीं। भले ही ईरान की वायुसेना मजबूत नहीं मानी जाती है, लेकिन ईरान ने अपने इरादों से इसराइल को डरा तो दिया ही होगा। ईरानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इसराइल के 2 लड़ाकू F-35 विमान मार गिराए गए हैं और एक महिला पायलट को भी हिरासत में लिया गया है। देखना होगा कि इस खबर की सच्चाई इस लड़ाई को कैसे प्रभावित करती है। इसराइल ने इन खबरों को नकार दिया है। ईरान के साथ इस इलाके में कोई नजर नहीं आता, लेकिन इसराइल के साथ दुनिया की सारी शक्तियां खड़ी हैं। खुद ट्रंप ने कहा है कि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार अमेरिका बनाता है और इसराइल के पास उसके काफी सारे हथियार हैं, चलाना भी जानता है। ईरान भी यही कहता है कि इसराइल अपने दम पर नहीं, अमेरिका के दम पर खड़ा है। ईरान के सामने उसके भविष्य का सवाल है। वह बचेगा तो क्या इसराइल का गुलाम बनने के लिए, या मिटेगा तो अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए। हर कोई मानता है कि ईरान इसराइल की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन 13 जून की रात ईरान इसराइल पर भारी पड़ता नजर आया। लेकिन अपने अस्तित्व के मिट जाने के खतरे के बीच ईरान ने जिस तरह से हमला किया है, इस युद्ध को वीडियो गेम समझकर देखने वालों को अपने हौसले से दहशत में उसने डाल दिया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि इसराइल के बर्बर शासन के हमले में कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, वैज्ञानिकों, नागरिकों और निहत्थे बच्चों की मौत हो गई। उस हमले के जवाब में हमने इसराइल के खिलाफ एक आक्रामक और सटीक जवाबी हमला किया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत दर्जनों ठिकानों पर हमले किए गए। इनमें सैन्य ठिकाने और एयरबेस भी शामिल हैं। इसराइल के हमले का नाम ऑपरेशन लायन रखा गया है। इन तस्वीरों की रनिंग कमेंट्री से आप जिंदगी की बसावट को मलबे में बदलते देख रहे होंगे, मिसाइलें आती हुई गिरती हुई देख रहे होंगे, लेकिन इन तस्वीरों में दुनिया के ग्लोबल नेताओं की दोहरी चाल को भी देखिए कि कैसे युद्ध को आत्मरक्षा का नाम देकर इसराइल 2 साल से हमला किए जा रहा है। ईरान ने इसराइल की रक्षा कवच को इस बार भी भेद दिया। इस पर बात हो सकती है कि क्या ईरान लंबे समय के लिए इसराइल पर हमला कर सकेगा, लेकिन अपने चोटी के कमांडरों की हत्या के बाद उसके पास इस युद्ध के अलावा क्या बचा था। ईरान ने इसराइल पर हमला कर अगर किसी को एक्सपोज किया है तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को, उनके साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी एक्सपोज हो गए हैं। 30 मई को सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर हम यह मान लें कि इसराइल को कुछ भी करने का अधिकार है, तो बाकी दुनिया के सामने हमारी कोई साख नहीं रह जाएगी। मैक्रो ने कहा कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर मैं देख रहा हूं कि लोगों को लगने लगा है कि अमेरिका और यूरोप इसराइल को फ्री पास दे रहे हैं, यानी कुछ भी करने की छूट देते हैं। इस भाषण में मैक्रो ने 12 बार कहा कि पश्चिम को अपने दोहरेपन से बाहर आना चाहिए, लेकिन जैसे ही इसराइल ने ईरान पर हमला किया, मैक्रो अपनी यह बात भूल गए और इसराइल की आत्मरक्षा की बात करने लगे। अब बयान दे रहे हैं। फ्रांस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बार बार निंदा की है और इस दिशा में सारे कूटनीतिक कदम भी उठाए हैं। इस संदर्भ में फ्रांस इसराइल की आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़ा है। इलाके में स्थिरता को खतरा ना पहुंचे, इसलिए मैं सभी पक्षों से संयम की अपील करता हूं और टकराव कम करने की बात करता हूं। हम मानते हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए। एक फिलिस्तीनी स्टेट को स्वीकार्यता के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। अखबारों में इन्हीं ग्लोबल लीडर को हीरो की तरह दिखाया जाता है और आपके भीतर चाहत पैदा की जाती है कि आपके मोहल्ले का नेता भी इनकी तरह का ग्लोबल हो जाए। अब आइए राष्ट्रपति ट्रंप की बात करते हैं। अमेरिका ने पहले कहा, इसराइल ने एक तरफा फैसला किया, ईरान पर हमला कर दिया। फ्रांस ने 30 मई को कहा, इसराइल को फ्री पास नहीं दे सकते, लेकिन जब इसराइल ने फ्री पास लेते हुए ईरान पर हमला किया, तब फ्रांस ही पलट गया। अमेरिका मुकरने का नाटक करने लगा। अब तो इस नाटक से भी पर्दा उठ गया है। अमेरिका का एक अखबार है न्यूयॉर्क पोस्ट,
इसकी हेडलाइन देखिए। ट्रंप ने इस अखबार से कहा है कि उन्हें तारीख भी मालूम थी कि इसराइल कब हमला करेगा। उन्होंने कहा है कि मुझे पता था कि अगर ईरान जल्द ही इस डील के लिए नहीं माना तो इसराइल हमला कर देगा। मुझे तारीख पता थी क्योंकि मुझे सब कुछ पता होता है। मैंने उन्हें 60 दिन दिए, आज 61वां दिन है। नेतन्याहू ने भी कहा कि अमेरिका को पहले ही हमले की जानकारी दे दी गई थी। तो क्या ट्रंप को पता था कि ईरान के जिन प्रतिनिधियों से अमेरिका डील की बात कर रहा है उनकी हत्या की जाने वाली है? जब तारीख का पता था तब सारा प्लान भी पता होगा। इस इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें सब पता था। क्या ट्रंप को यह भी पता था कि इसराइल उनकी ही डील पर पानी फेरने वाला है और वे देखते रहेंगे? तब ट्रंप ने डील के नाम पर 5 दौर की बातचीत क्यों की? ट्रंप ने फिर क्यों अपने बयान में कहा कि डील में शामिल सारे कट्टरपंथी मार दिए गए हैं? इसकी भी परवाह नहीं की कि दुनिया उनके ही इस बयान को दोबारा पढ़ सकती है जिसमें वे कह रहे हैं कि ईरान के कुछ कट्टरपंथियों ने बहादुरी से बोला, लेकिन उन्हें नहीं पता था क्या होने वाला है। वे सभी अब मारे जा चुके हैं और यह स्थिति आगे और बिगड़ने वाली है। पहले ही बहुत सी मौतों और बहुत सी तबाही हो चुकी है, मगर अभी भी वक्त है कि इस नरसंहार को रोका जा सके। आने वाले हमले पहले ही प्लान किए जा चुके हैं और इससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। ट्रंप के बयान दोधारी तलवार की तरह हैं। इसराइल के हमले की निंदा नहीं करते, विनाश और मृत्यु की बात करते हैं और इसराइल हमला ना करे इसकी जिम्मेदारी ईरान पर डाल देते हैं। मतलब इसराइल को नहीं रोक सकते, उसे कोई चांस नहीं दिया जा रहा, बस ईरान पर हमला हो रहा है, ईरान को डील करने का चांस दिया जा रहा है। अमेरिका का एक चैनल है ABC, इससे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर इसराइल का हमला एक्सेलेंट था, आगे बहुत से हमले होने वाले हैं। कोई हमला एक्सेलेंट कैसे हो सकता है? साफ है कि अमेरिका इसराइल के साथ है। वो इसराइल के हमले की निंदा नहीं कर रहा है, बल्कि हमले को एक्सेलेंट बता रहा है। भारत में लोग कह रहे हैं ट्रंप की बात इसराइल नहीं मान रहा, यूक्रेन नहीं मान रहा, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, ईरान इसराइल के बीच जंग जारी है। भारत क्यों इतनी जल्दी फोन आते ही सीज फायर के लिए तैयार हो गया? ट्रंप ने तो 13 बार कह दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच डील की धमकी देकर सीज फायर करवा दिया। प्रधानमंत्री मोदी बोल ही नहीं पाते। तो क्या ट्रंप का वो नंबर डिलीट हो गया है जिससे फोन कर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया? कम से कम उसी फोन से ईरान को भी डायल कर देते और इसराइल को भी मिला देते। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी की वजह समझ नहीं आती। कांग्रेस हर दिन यह सवाल करती है और कोई जवाब नहीं आता। अपने शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप ने कहा था वे एक शांति प्रिय राष्ट्रपति के रूप में याद किए जाना चाहते हैं। इसी साल फरवरी में जब इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन आए तब ट्रंप ने कहा कि वे मुझे कभी भी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं देंगे। क्या इसी के लिए ट्रंप को शांति का पुरस्कार दिया जाए? वैसे शांति पुरस्कार तो ओबामा को भी दिया गया, जिनके कार्यकाल में अमेरिका ने न जाने कितने देशों पर हमला किया। मांगने की भी क्या जरूरत है? मार्केट से एक मेडल ले आइए और उस पर नोबेल पुरस्कार लिख दीजिए, कौन विरोध करेगा? कम से कम भारत के प्रधानमंत्री मोदी तो इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। हो सकता है बधाई भी दे दें। वैसे भी ट्रंप ने 40 करोड़ लेकर नागरिकता देने का एक गोल्ड कार्ड जारी किया है। इसी तरह का नोबेल शांति कार्ड भी जारी कर सकते हैं। They will never give me a Nobel Peace Prize. I deserve it, but they will never give it to me. व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चेउंग ने ट्रंप को अल्टीमेट पीस प्रेसिडेंट कहा है। यही समझ आ रहा है कि अब के नेताओं ने उस भाषा में महारत हासिल कर ली है जिसमें युद्ध के बदले शांति, हत्या के बदले इंसानियत और तबाही के बदले विकास का इस्तेमाल होने लगा है। शांति पुरस्कार चाहिए, लेकिन ट्रंप इसराइल की निंदा तक नहीं कर पाते। इन सब की भाषा को आप ध्यान से सुना कीजिए। क्या यह खतरनाक नहीं लगता कि अमेरिका के राष्ट्रपति बयान बदल बदल कर इसराइल का बचाव ही कर रहे हैं? ईरान परमाणु डील के लिए तैयार था, फिर ट्रंप ने अपने बयान में क्यों कहा डील का विरोध करने वाले सारे कट्टरपंथी मारे गए? जिस टीम के साथ डील हो रही थी उसके मारे जाने की निंदा भी नहीं की ट्रंप ने। NBC अमेरिका का बड़ा न्यूज चैनल है। इस चैनल से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के सलाहकार अली शमखानी ने 2 हफ्ता पहले कहा कि ईरान अमेरिका से डील चाहता है। यह भी कहा कि अमेरिका के साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। इस इंटरव्यू में शमखानी कह रहे हैं कि अगर ईरान से आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं तो ईरान कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा
अपनी यूरेनियम स्टॉकपाइल कम कर देगा और सिर्फ नागरिकों के लिए इस्तेमाल किया जा सके उतने लेवल तक ही परमाणु यंत्र तैयार करेगा। यह भी कहा था कि अपने प्रोग्राम के निरीक्षण के लिए जांचकर्ताओं को आने देगा। जब एनबीसी ने उनसे पूछा कि अगर ये शर्तें आज मान ली गईं तो क्या ईरान आज ही डील पर दस्तखत कर देगा, इस पर शमखानी ने कहा था हां कर देगा। ईरान में परमाणु डील पर बयान देने के लिए बहुत कम लोग अधिकृत थे। अली शमखानी उनमें से एक थे। 13 जून के हमले में उनकी हत्या कर दी गई। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा, मुझे पता था अगर ईरान जल्दी डील के लिए राजी नहीं हुआ तो हमला होगा। छठे दौर की बहस से 2 दिन पहले हमला होता है। जो परमाणु संधि होने वाली थी या हो सकती थी उसमें ईरान के परमाणु प्रोग्राम को सीमित करने का प्रस्ताव था। ईरान अपनी तरफ से इस बात को लेकर सहमत नजर आने लगा था कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, मगर परमाणु शक्तियों का इस्तेमाल नागरिक सुविधाओं के लिए करेंगे। इसराइल ने हमला करके एक तरह से फिर से ईरान को बातचीत की मेज से पीछे धकेल दिया। लोग लिख रहे हैं कि इससे बेहतर ईरान को उत्तर कोरिया की तरह परमाणु बम बना लेना चाहिए था। इसराइल का हमला ईरान के लिए 40 साल का सबसे भयानक हमला था। 200 लड़ाकू विमानों ने 100 से अधिक ठिकानों पर हमले किए। ईरान के सैन्य अधिकारियों के अलावा आम नागरिकों की मौतें भी हुई हैं। कौन है जो यह दोहरा खेल खेल रहा है? फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि इसी दोहरेपन के कारण पश्चिम के देशों की साख नहीं रह जाएगी। दरअसल इन नेताओं को किसी भी साख की चिंता नहीं। एक तंत्र है हर देश में जिसका राज अब स्थायी हो चुका है। बदलेगा तो केवल नाम और चेहरा, या फिर अब वह भी नहीं बदलेगा। ट्रंप के बयानों से साफ है कि इसराइल ईरान पर हमला करे, हमला करने के पहले बताए ना बताए अमेरिका के लिए कोई मायने नहीं रखता। वह इसराइल के साथ ही रहेगा, मालूम हो या ना मालूम हो। इसराइल के पास इतने बड़े युद्ध में जाने की क्षमता कहां से आ रही है? हथियार कौन दे रहा है? इसका जवाब सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन दुनिया को अब यह दिख रहा है कि उसकी हैसियत सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने भर की रह गई है। इसके बाद भी ईरान ने कुछ ही घंटों में इसराइल के हमले का जवाब दे दिया। ईरान ने कहा कि इसराइल का हमला एक्ट ऑफ वॉर है। 13 जून की देर रात ईरान ने करीब 100 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया और इसराइल के आयरन डोम ढांचे को भेद दिया। ईरान ने अपने जवाबी हमले में इसराइल के साथ वही किया जो इसराइल ने ईरान के साथ किया। ईरान ने तेल अवीव में जिस इमारत के पास हमला किया उसे अमेरिका के पेंटागन के बराबर माना जाता है, यानी यह इसराइल का सैन्य हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान के हमले ने इसराइल की सेना से जुड़े इस महत्वपूर्ण ठिकाने के पास हमला किया है। हमले में जो इमारत देखी जा सकती है वो तेल अवीव शहर की किरिया इलाके का मार्गनिट टावर है। यह इसराइल डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर के काफी करीब है। इससे पता चलता है कि कम से कम एक ईरानी मिसाइल इसराइल की सेना के संवेदनशील ठिकाने के पास गिरी है। जेरूसलम में भी सायरन बजे, जिसका मतलब था रॉकेट से हमला होने वाला है। इसराइल ने पहले भी ईरान के सैन्य अधिकारियों, परमाणु वैज्ञानिकों, रणनीतिकारों और राजनेताओं पर हमले किए हैं, उनकी हत्याएं की हैं, मगर इस तरह से एक ही रात में इतने सारे महत्वपूर्ण लोगों की हत्या कभी नहीं हुई। 13 जून की शाम तक यही कहा जा रहा था। ईरान को इस हमले का जवाब देने में काफी समय लग सकता है, क्योंकि ईरान के सभी वरिष्ठ अधिकारी मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान ने तुरंत ही जवाब दे दिया। ईरान के सुप्रीम कमांडर अयातुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि ईरान की सेना पूरी ताकत से लड़ेगी और इसराइल को घुटने पर ला देगी। ईरान की जनता को आश्वासन दिया है कि इस मामले में कोई चूक नहीं होगी, इसराइल को उसके अपराध की सजा दी जाएगी। आज दुनिया में कोई नेता इसराइल के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब ने ईरान पर हमले की निंदा की है, निंदा तो कतर ने भी की है, लेकिन सबको पता है सऊदी अरब का इसराइल और ईरान को लेकर क्या स्टैंड है। ट्रंप ने सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की और दोनों नेताओं ने संयम की बात की, टकराव कम करने की बात की है। कूटनीतिक रास्ते से विवादों को सुलझाने पर जोर दिया गया है। अब कूटनीतिक रास्ते की याद आ रही है, बातें बना रहे हैं सब। क्या यह कूटनीति की भाषा हो सकती है? जिस तरह से ईरान को धमकी दी जा रही है और इसराइल को हथियार दिए जा रहे हैं, कूटनीति एक तरह से खत्म हो चुकी है। कूटनीति का नैतिक या रणनीतिक मतलब नहीं रहा। इसकी पंचायती ट्रंप ही कर सकते थे, लेकिन उनकी भाषा बता रही है उनकी दिलचस्पी कूटनीति में कितनी कम है। कम से कम इसकी निंदा तो कर सकते थे। जब ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत हो रही थी तो इसराइल को इंतजार करना चाहिए था। डील में शामिल लोगों को नहीं मारना चाहिए था, मगर ट्रंप की भाषा बदल गई है। अब सब मर गए हैं कह रहे हैं, तो अब आपके पास दूसरा मौका आया है।
एक तरह से ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि इससे पहले कि सब बर्बाद हो जाए, हमारी लाइन पर आ जाइए। क्या इस तरह से ट्रंप ईरान से बातचीत करना चाहते हैं या करना ही नहीं चाहते? यही चाहते हैं कि इसराइल को आगे कर ईरान से युद्ध लड़ा जाए, अपने मंसूबों को पूरा किया जाए। नेतन्याहू के 20 साल पुराने बयान वायरल हैं, जब वो कहा करते थे कि सद्दाम हुसैन के खिलाफ युद्ध करना होगा क्योंकि उसके पास खतरनाक हथियार हैं। अमेरिका उस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, मगर उस युद्ध से क्या निकला? रासायनिक हथियार होने की बात तो एकदम झूठ निकली। इन नेताओं ने झूठ बोला। जिन हुक्मरानों ने झूठ के दम पर इराक को तबाह किया, लाखों लोगों को मार दिया, उनकी कूटनीति पर कौन भरोसा करेगा? आरोप तो इसराइल पर भी लगता है कि उसके पास परमाणु हथियार है। तो क्या ईरान को अधिकार दे दिया जाए कि वह आत्मरक्षा में इसराइल पर हमला कर दे? इसराइल की भाषा पर भी गौर कीजिए। गजा में लाखों लोगों को मारने और तबाह करने के बाद लेबनान, सीरिया और ईरान पर हमला करने के बाद भी खुद को बेचारा बताता है। ईरान अकेले दम पर अमेरिका का सामना नहीं कर सकता, लेकिन ईरान को रूस और चीन का समर्थन भी प्राप्त है। चीन ने इसराइल के हमले की निंदा की है, पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है और इसराइल के हमले की निंदा की है। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितनी जल्दी खबरें आ गई कि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिया, चीन ने पाकिस्तान को अपना फाइटर विमान J-10 दिया। क्या चीन ने अपने फाइटर प्लेन ईरान को दिए हैं? ईरान के हमले के बाद इस तरह की खबरें अभी नहीं दिखी। हो सकता है हमारी नजर ना पड़ी हो, लेकिन अगर चीन साथ है तो रक्षा जानकार क्यों नहीं बता रहे कि 13 जून की रात ईरान ने जो मिसाइलें दागी हैं उसे ईरान ने विकसित किया है या चीन ने भेजा है? ईरान ने खुद दशकों तक अपनी सैन्य शक्तियों पर काम किया, मगर इस बार क्यों चूक गया, उस पर भी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक विश्लेषण छपा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार फरनाज फासिही ने एक रिपोर्ट लिखी है। इसमें बताया है कि ईरान के वरिष्ठ अधिकारी और नेता एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से तैयारी कर रहे थे कि अगर अमेरिका के साथ परमाणु बातचीत फेल हो गई तो इसराइल हमला करेगा, मगर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बातचीत के छठे दौर से पहले ही इसराइल हमला कर देगा। सूत्रों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ईरान के सुरक्षा विभाग ने ऐसी खबरों को इसराइल का प्रोपेगेंडा मानकर खारिज कर दिया कि परमाणु डील के लिए दबाव बनाने के इरादे से ईरान पर हमला किया जा सकता है। इसी लापरवाही के कारण जो सुरक्षा इंतजाम किए गए थे उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। सेना के वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षित ठिकानों पर नहीं थे, अपने घरों में थे। वायुसेना के अध्यक्ष और उनके सीनियर स्टाफ ने एक जगह इकट्ठा न होने के सुरक्षा नोटिस को दरकिनार करते हुए तेहरान में एक सैन्य बेस पर मीटिंग की और इसराइल के हमले में मारे गए। रूस ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को बताया है, हो सकता है कि ब्रिटेन और इसराइल की तालमेल से ईरान पर हमला किया गया होगा, क्योंकि ईरान पर हमले के तुरंत बाद इसराइल के विमान साइप्रस ले जाए गए हैं बचाने के लिए। अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध करेगा, यह सवाल है। ट्रंप के समर्थकों में एक तबका ऐसा है जिसे लगता है अमेरिका को युद्ध में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ और अमेरिका को नुकसान होगा। दूसरा तबका है जो वर्षों से यही चाहता है युद्ध में जाए। अंत में अमेरिका वही करेगा जो नेतन्याहू चाहेंगे। नेतन्याहू की मर्जी ही सुप्रीम है। एक अमेरिकी अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से यह भी कहा कि ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी उनमें से कुछ को रोकने में अमेरिकी सेना ने इसराइल की मदद की। इसराइल को लेकर अमेरिका ने अपनी नीति कभी नहीं बदल नहीं सकता। वह इसराइल के साथ ही रहेगा। अगर अमेरिका ईरान से लड़ने से इनकार कर देगा तब इस लड़ाई का अंजाम कुछ भी हो सकता है और अमेरिका यह कभी नहीं चाहेगा। लेकिन भारत की महान विदेश नीति क्या कर रही है, इस पर भी जरा नजर डालिए। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में गजा में सीज फायर पर मतदान होना था। 149 देशों ने सीज फायर के पक्ष में वोट दिया। इन 149 देशों में भूटान भी है, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, श्रीलंका जैसे देश भी हैं, मगर भारत, अल्बानिया, कैमरून, नॉर्थ मैसेडोनिया, जॉर्जिया, इक्वाडोर समेत 19 देशों ने मतदान ही नहीं किया। इन देशों के साथ भारत ने मतदान नहीं किया है, सेम पेज पर है। क्या यही विश्वगुरु की नीति है? अमेरिका और इसराइल समेत 12 देशों ने सीज फायर के विरोध में वोट दिया। बुद्ध और गांधी के कथनों से अपने भाषण को प्रभावी बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी युद्ध रोकने के लिए वोट नहीं कर सके, जबकि खुद अमेरिका के फोन पर सीज फायर के लिए तैयार हो गए। ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं, उनकी चेतावनी के बाद ही भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हुए। बताइए, सीज फायर करने वाला देश भारत गजा में सीज फायर पर मतदान से अनुपस्थित रह जाता है। क्या कोई तर्क या दलील इसके पक्ष में हो सकती है? ईरान और इसराइल के बीच जंग को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट
कूटनीति के इतिहास का शानदार दस्तावेज है। अगर किसी को भी लगता है कि विदेश मंत्री बनना मुश्किल काम है, इसके लिए खास योग्यता की जरूरत होती है, तो वह बिल्कुल गलत है। यह जयशंकर का ट्वीट है। इसराइल के विदेश मंत्री का फोन आया था, फिर दूसरा ट्वीट करते हैं ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात हुई। आप ही बताइए, एक का फोन आया था, एक से फोन पर बात हुई। इस सूचना से क्या कोई अर्थ निकलता है? यहां मिसाइलें चल रही हैं, लोग मर रहे हैं और विदेश मंत्री फोन आने और फोन करने की सूचना दे रहे हैं। सूचना ही देनी थी तो भारत ने क्या कहा, कम से कम यही बता देते। कब किससे मिले, किसे फोन किया, क्या यही जानना है इतनी बड़ी लड़ाई में? मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, यह भी तो बताइए। जो बयान आते हैं ग्लोबल लीडरों के, उनसे ध्यान ही भटकता है। जनता ने अपनी तरफ से लगता है उन्हें अंतिम गारंटी दे दी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मरक्षा के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं, और वो कुछ भी कर रहे हैं। इसलिए कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। जनता क्या सोचेगी इसकी परवाह नहीं करते। इन बयानों से आप यही समझते हैं कि इसराइल के साथ जो था वो अब भी है, इसराइल के साथ जो नहीं रहेगा वो कल नहीं रहेगा। इसलिए जब भी इसराइल की बात आती है, गोलमोल बातें शुरू हो जाती हैं। बाकी इस विश्व में कोई भी ऐसा विश्वगुरु नहीं है जो युद्ध के खिलाफ सच बोल दे। निंदा करना युद्ध के खिलाफ बोलना नहीं होता। युद्ध के पीछे के सच को उजागर कर देना युद्ध के खिलाफ बोलना होता है। कोई नहीं बोल सकता कि इस युद्ध से रक्षा कंपनियों के शेयरों के दाम चढ़ने से मुनाफा कौन बटोर रहा है और तेल के दाम बढ़ने से कंगाल कौन हो रहा है। आपकी जिंदगी में अशांति के बीज बोने वाले शांति पर सबसे अच्छा भाषण देते हैं। कमाल की बात होती है, जिनकी जिंदगी तबाह होती है वही ऐसे भाषणों पर ताली बजाते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।